Good morning, class 9. Class 9, today we will start chapter number 11, work and energy. इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वर्क और एनर्जी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और एक टॉपिक पावर भी है इसके अंदर, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क. व्हाट इज़ वर्क? वर्क से आपको नाम से पता लग रहा है कि इसका मतलब कोई काम होता है, कि वर्क क्या होता है, कोई काम होता है. बट हम जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं और जो साइंटिफिक वर्क होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. हमारी जो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम जो वर्क करते हैं उसका तरीका और जो साइंटिफिक सेंस में, साइंटिफिक टर्म में जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो लेट अस मेक दिस पॉइंट क्लियर कि किस तरीके से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको देखने से पता लगेगा कि किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो वर्क है और जो साइंटिफिक वर्क इसमें बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो किस तरीके से डिफरेंट है. अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कि कमली है, वो यहाँ पर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही है. वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है. वो अपनी बुक्स रीड कर रही है, डायग्राम बनाती है, क्वेश्चन पेपर करती है, सैम्पल पेपर्स वगैरह हो गए, क्लास अटेंड करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करती है, यानी वो बहुत कुछ करती है. दैट मीन्स द ओवरऑल हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे कि वो वर्क हार्ड कर रही है. शी इज़ वेरी वर्किंग हार्ड. बट यहाँ पर जो भी वो वर्क कर रही है, क्या वो साइंटिफिक डेफिनेशन है वर्क की? वो साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जितना भी वर्क हो रहा है उसमें एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है. और लेट सपोज करते हैं कि आपने एक वर्किंग हार्ड के एक ह्यूज रॉक, आपने बहुत बड़ी ह्यूज रॉक को उठाया और लेकिन बहुत ज़्यादा आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रॉक जो है वो मूव नहीं कर रही. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी वो रॉक जो है वो मूव नहीं कर रही. आप थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, तो लेकिन आपके उस टाइम रॉक तो मूव नहीं हुई, लेकिन आपने तो काम किया. ये हमारा डेली लाइफ का वर्क हो गया. लेकिन आपने एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन वो रॉक जो थी वो मूव नहीं कर रही थी, उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक आप खड़े खड़े थक गए हो, आप खड़े हुए हो, आपने एक लोड भी उठाया हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठाया हुआ आपने, और आप थक गए हो, आप इतने एग्जॉस्ट हो गए हो. यानी ये सब काम करते हुए आप बहुत ज़्यादा, मान लो स्टेयर केस चढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है. यानी जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको भी अभी बताए कि वर्किंग हार्ड हो रहा है, या आपने ह्यूज रॉक को पुश किया लेकिन वो मूव नहीं कर रही है, तो आप खड़े खड़े थक गए हो, आपने हैवी लोड उठाया हुआ है और आप खड़े खड़े थक गए हो. तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कि वर्क तो हो रहा है, वर्क तो आप कर रहे हो, इसके अंदर एनर्जी आपकी स्पेंड हो रही है, टाइम लग रहा है, सब कुछ हो रहा है. बट साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ वर्क. ये वर्क नहीं किया गया. वर्क साइंटिफिक लैंग्वेज में आपका तब होगा जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी वो मूव हो जाए, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस. आप स्टेयरकेस यानी आप सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, फिर नीचे उतर रहे हो. इस तरीके से चढ़ना उतरना, यानी आपकी मूवमेंट हो रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है? हो रहा है. आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, आप फील्ड में, पार्क में खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. अब ये भी आपके क्या है? वर्क ही है. आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इट इज़ नॉट कंसीडर्स अ वर्क. साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क डिपेंड करता है, आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो होता है आपका साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क. अब लेट अस सपोज आपने एक पैबल को पुश किया, आप ये मतलब जिस तरीके से पत्थर पड़ा होता है रास्ते में, मान लो आपने उसको पुश किया, आपने उसको फिट से पुश किया, वो पैबल कुछ डिस्टेंस पर मूव हो रहा है, यानी आपने उस पैबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया
और वो पेबल जो था वो मूव कर रहा है। अब हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। लेकिन अगर आप एक रॉक को पुश करते जा रहे हो या पेबल को ही पुश कर रहे हो, तो उससे क्या हो, अगर वो मूव नहीं हुआ, फोर्स तो आपने लगाया लेकिन वो मूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ। वर्क तभी होगा जब आप फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी कुछ मूवमेंट भी उसके अंदर हुई है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी उसने कवर किया है, देन यू कैन से दैट वर्क इज डन, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल है, वो एक ट्रॉली को पुश कर रही है और जो ट्रॉली है वो मूव हो गई है कुछ डिस्टेंस पर। अब गर्ल ने दो चीज़ें लगाई, एक तो फोर्स लगाया ट्रॉली के ऊपर, और ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाते ही वो ट्रॉली जो थी वो डिस्प्लेस हो गई, वो मूव हो गई। इसका मतलब वर्क इज डन। इसी तरीके से आपने एक बुक उठाई, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, किसी एक हाइट पर आपने एक बुक को उठा लिया, तो यू डू मस्ट अप्लाई फोर्स। तो बुक को उठाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ा, बुक राइज हो गई, अब फोर्स भी लगा, बुक ने भी अपना मूवमेंट शो करी, बुक भी अपने पास अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, वर्क इज डन। इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए इट इज क्लियर दैट द वर्क नीड टू बी टू कंडीशंस। वर्क डन होने के लिए, वर्क कंप्लीट होने के लिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क को होने के लिए टू कंडीशंस की ज़रूरत है। फर्स्ट कंडीशन इज अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाने के बाद, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर द टू कंडीशंस दैट द वर्क टू बी डन इज अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी फॉलो नहीं होती है, तो दैट मीन्स द वर्क इज नॉट डन इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। वर्क इज डन ओनली व्हेन a force should be act on an object and the object must be displaced. Now let us again next topic, work done by a constant force. वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स की टॉपिक में अब हम क्या स्टडी करेंगे, इसके फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमें ये तो पता लग गया है कि वर्क हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन। नाउ लेट अस कंसीडर ए कांस्टेंट फोर्स एफ। अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर हम कंसीडर करते हैं, ये आपकी एक ब्रिक है या कोई ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इस टेबल पर पड़ी हुई है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई किया है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट देखिए पहले यहाँ पड़ी थी, फिर ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो इसका मतलब उसने यहाँ से लेकर, इसके इनिशियल पॉइंट से लेकर ये यहाँ पर पहुँच गई है। तो इसका मतलब उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो मूव हो गई। इसका मतलब लेट सपोज करते हैं हमने इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया था और ये बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ये आपने लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने ये स्टडी किया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है उसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एस से उसको डिनोट कर रहे हैं। जब हमने एफ फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट यानी इतना डिस्टेंस वो मूव कर गई, दैट इज अ जनरल एस, ये एस डिस्टेंस मूव कर रही है, दैट मीन्स वर्क इज डन। क्योंकि वर्क के लिए आपके पास टू कंडीशंस रिक्वायर्ड है, फोर्स शुड बी डन, फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी डन, देन द वर्क इज डन। दैट मीन्स अगर एक एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, एस डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसका मतलब फोर्स जो यहाँ पर वर्क है वो डन है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना अप्लाई किया था, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस, देन डब्ल्यू इज द वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अब ये जो वर्क है इसके यूनिट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एसआई यूनिट वर्क का होता है जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको फाइंड आउट करना चाहें तो फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के होते हैं मीटर। इसका मतलब इसके यूनिट्स आपके हो गए न्यूटन मीटर, दैट मीन्स 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। उसके बाद
अगर आपको 1 जूल को डिफाइन करना होता है तो आप 1 जूल को, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि 1 जूल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स हो जाए और 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब आंसर 1 जूल आ गया। तो इसी के हिसाब से हम ये डेफिनेशन बता सकते हैं कि when 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. That means when 1 Newton force is applied on an object and an object is displaces by 1 meter, then and also condition क्या है, along the line of action, यानी along the direction of the force, then you can say that work is 1 joule. I repeat, when a force of 1 Newton is applied on an object, then if a body displaces by 1 meter along the direction of the force, then the work is 1 Newton. अब इसके रिगार्डिंग बिल्कुल इससे इसी फॉर्मूले को डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल है। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है 5 न्यूटन का अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। 2 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब हमने उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो वो 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई है। कहाँ पर? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, यानी अगर हमने राइट साइड फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी राइट साइड ही डिस्प्लेस हो रही है। अब हमें इफ द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट देन द वर्क, हाउ मच वर्क W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। W किसके इक्वल होता है? F मल्टीप्लाई S, यानी फोर्स है 5 है और डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ है। दैट मीन इट विल बिकम्स 10 न्यूटन मीटर, और यू कैन से दैट 10 जूल। दिस इज अ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। नाउ ट्राई इट्स योरसेल्फ। नाउ अब यहाँ पर बात आती है कि पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है और नेगेटिव वर्क कौन सा होता है। देयर आर द टू कंडीशंस। इफ वी अप्लाई द फोर्स एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये आप बॉडी है, इसके ऊपर आपने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और ये बॉडी इसी डायरेक्शन में आपने राइट साइड फोर्स अप्लाई किया। अब बॉडी जो है वो राइट साइड ही डिस्प्लेस हो रही है, 8 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हेयर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन। दिस इज पॉजिटिव। इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क इज पॉजिटिव। लेकिन वर्क नेगेटिव कब होगा? जब आपका फोर्स अगर राइट साइड पर है और वो बॉडी डिस्प्लेस होकर लेफ्ट साइड पर जा रही है, तो देन यू कैन से दैट द वर्क इज नेगेटिव। That means if the force and the displacement are in opposite direction, then work is negative. So there are the two types of work, positive work and the negative work. If force is applied in the right direction or either in the left direction and the displacement is according to the in the direction of the force, then work is positive. And if force is in the right and the displacement is in the left, that means in the opposite direction, then the work is negative. So today you have to do these two types of work also. Now let us see the next example 11.2. A porter lifts a luggage. एक पोर्टर है, उसने लगेज को उठाया हुआ है और ऑफ 15 kg के लगेज को उठाया। दैट मीन्स हमें मास गिवन है। फ्रॉम द ग्राउंड से उसने 15 kg का लगेज उठाया हुआ है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसकी अपनी हेड पर उसने रखा 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड से, यानी उस पर्सन जो पोर्टर है जिसने लगेज उठाया हुआ है 15 kg का, वो ग्राउंड से अगर वो उस पर्सन की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला तो F × S होता है, लेकिन यहाँ पर हमें F नहीं गिवन, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है और उसने उठाकर अपने हेड पर रख ली, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसके हेड तक, जो कि कितना है 1.5 मीटर। लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं गिवन, बट
आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर फोर्स का फॉर्मूला किया हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। लेट अस सी, दिस इज m इंटू a होता है, बट मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए यहाँ पर हमने mg पुट किया, क्योंकि ग्राउंड से आप उस लगेज को उठा रहे हो तो यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, यानी F इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाय एस। मास आपको 15 गिवन है, जी आपको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो 9.8 या 10 तो आप वही वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज आप 10 जो 9.8 ही पुट करेंगे। यहाँ पर आपको 10 पुट किया हुआ है, आप 9.8 भी पुट कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दैट इज न्यूटन मीटर, एंड ऑल्सो राइट एज 225 जूल। This is the work done, that is 225 joule.